हेलो स्टूडेंट्स, औद्योगिक नीति पर बात करेंगे हम लोग। देखिए, कोई भी नीति जो है उसका अर्थ ये है कि सरकार जो किसी भी कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट करने के लिए या विकास की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक पर्टिकुलर पॉलिसी फ्रेम करती है कि किस क्षेत्र को आगे बढ़ाना है, किस क्षेत्र को कम बढ़ाना है, किस क्षेत्र को ज़्यादा बढ़ावा देना है। ये सब उसकी नीति का हिस्सा होता है। तो नीति से तात्पर्य यह है कि औद्योगिक नीति का अर्थ ये है कि उद्योग के क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए किस प्रकार से संतुलन कायम किया जाए कि सभी प्रकार के उद्योगों का विकास हो, और ऐसे उद्योग जो ज़्यादा ज़रूरी हैं उनका पहले हो। बड़े उद्योग, छोटे उद्योग, लघु मध्यम, उन सब के बारे में एक पॉलिसी फ्रेम किया जाता है। देखिए, 1956 में पहली नीति बनाई गई, फिर 1970 में औद्योगिक लाइसेंस नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, फिर 1973 में संशोधित लाइसेंस नीति आई, 1977 में फिर एक और नीति घोषित की गई, फिर अति लघु क्षेत्रों के लिए, जिला औद्योगिक केंद्रों के लिए 1980 में कांग्रेस सरकार ने फिर एक नई नीति, उसके बाद 1984 में कंप्यूटर नीति आई, नई इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 1985 में, नई वस्त्र नीति 1985 में। इस प्रकार अलग अलग समय पर अलग अलग नीतियां घोषित की गईं। 1948 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने औद्योगिक नीति संबंधी प्रस्ताव रखा। इसमें बड़े उद्योगों को 4 वर्गों में बांटा गया। पहली श्रेणी में वो उद्योग रखे गए 3, जो कि बहुत बड़े उद्योग थे: अस्त्र शस्त्र का निर्माण, अणुशक्ति का उत्पादन और नियंत्रण, रेल यातायात। फिर दूसरी श्रेणी में रखे गए 6 आधारभूत उद्योग: कोयला, इस्पात, लोहा, हवाई जहाज़, समुद्री जहाज़, टेलीफोन तार, बेतार, खनिज तेल। ठीक है, तो ये 10 प्रकार के उद्योग जो हैं उनको ये कहा गया कि ये 10 वर्ष तक उद्योगपतियों के अधिकार में रहेंगे। वे इस अवधि में इनका विकास भी करेंगे, लेकिन 10 वर्ष के बाद पुनः अध्ययन होगा और इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। इन 10 वर्षों में यदि इन उद्योगों में नए कारखाने खोलने हुए तो सरकार ही खोलेगी। यानी कि इन क्षेत्रों में जो प्राइवेट सेक्टर था उसको कहा कि वो चलाता रहे इसको, और 10 साल बाद इसका नेशनलाइजेशन हो जाएगा। फिर तीसरी श्रेणी में 18 और महत्वपूर्ण बड़े उद्योग थे: रासायनिक उद्योग, चीनी, सूती, ऊनी वस्त्र, सीमेंट, कागज़। फिर चौथी श्रेणी में बाकी के उद्योगों को रखा गया, जिसमें निजी क्षेत्र को भी शामिल किया गया। जो 1951 में नीति आई उसमें कुछ बातें ये कही गई कि एक तो उसमें पंजीकरण की बात की गई कि जो भी उद्योग लगाया जाएगा उसका रजिस्ट्रेशन होगा और वो लाइसेंस लेगा। फिर विशेष संगठन की बात हुई 1953 में कि एक केंद्रीय सलाहकार समिति होगी जो कि इस पर सब पर बातों पर विचार करेगी। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर विकास समितियां होंगी, डेवलपमेंट कमेटीज़ होंगी, अन्य समितियां होंगी जो कि लाइसेंस से संबंधित होंगी, जांच होगी, जांच के लिए अलग व्यवस्था होगी, गलती करने पर या नियमों का पालन न करने पर क्या सज़ा होगी, इन सब का पूरा एक पॉलिसी फ्रेम की गई। फिर 1956 में एक नई पॉलिसी आई। भारत ने 1950 में एक नवीन संविधान बना लिया था, तो संविधान की भावनाओं का ध्यान रखते हुए नई प्रकार की पॉलिसी आई। उसमें मुख्य बात ये थी कि एक तो बड़े उद्योगों को एक नई पहली सूची में शामिल किया गया। फिर दूसरी अनुसूची में 12 उद्योग रखे गए और उसके बारे में कहा गया कि ये धीरे धीरे सरकार के स्वामित्व में आएंगे और इस क्षेत्र में भी साधारणतः नए कारखाने सरकार द्वारा ही स्थापित होंगे। कुटीर और लघु उद्योगों के विकास के लिए और औद्योगिक शांति और विदेशी पूंजी के प्रति भेदभाव न बरतने पर भी जोर दिया गया। इसकी मुख्य विशेषताएं ये थीं कि काफ़ी लोचदार और प्रगतिशील थी। इसमें एक नया दृष्टिकोण सैद्धांतिक न होकर व्यावहारिक था। भारत में उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की नीति को एक सिद्धांत के रूप में नहीं अपनाया गया जैसा कि साम्यवादी देशों में हुआ। तो ये बहुत विकासोन्मुख और प्रगतिशील नीति मानी गई। फिर 1970 में एक नई नीति आई जिसमें प्रमुख उद्योगों की सूची दी गई, है ना। फिर इसमें भारी निवेश के क्षेत्र अलग किए गए, 5 करोड़ से ऊपर वाले। फिर मध्यम क्षेत्र को अलग 1 से 5 करोड़ कहा गया और 1 करोड़ तक के निवेश के लिए लाइसेंस मुक्त
विकास की बात की गई। फिर लघु उद्योगों के लिए आरक्षण जारी रहा कि जो लाइसेंस नीति थी उसमें एकाधिकार और केंद्रीकरण की वृद्धि को रोकने के उपाय बताए गए। पिछड़े क्षेत्र का औद्योगिक विकास करने के लिए जैसे जो सब्सिडी 9 राज्य आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में प्रत्येक राज्य के 2 जिलों में उपलब्ध कराने की बात की गई। फिर 1970 की लाइसेंस नीति में कुछ परिवर्तन किए गए। प्रचलित क्षमता के 100% तक अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता की स्वीकृति प्रदान करने की घोषणा की गई। 1973 में फिर एक नई लाइसेंस नीति आई। प्रमुख उद्योगों की सूची, इसमें भारी निवेश वाले उद्योग रखे गए अनुसूची 1 में, और अनुसूची 2 में 35 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति की सीमा के स्थान पर 20 करोड़ रुपए की सीमा को अपेक्षाकृत बड़े औद्योगिक घरानों की परिभाषा के लिए आधार बनाया गया। लघु उद्योगों के लिए रिजर्वेशन की नीति जारी की गई। संयुक्त क्षेत्र पर विचार किया गया। फिर 1975 की लाइसेंस नीति आई। वो उदारीकरण के दिशा में एक कदम था। 21 उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया। इनमें दवाइयाँ, मूल कीट विनाशक, औद्योगिक मशीनरी, मशीनी औजार और 30 अन्य महत्वपूर्ण उद्योग थे। 1978 में जनता सरकार ने फिर एक लाइसेंस नीति नई घोषित की और इसमें MRTP, जनता सरकार ने औद्योगिक लाइसेंस लेने के लिए छूट की सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दी, और लेकिन ये MRTP कंपनियों और प्रभुता संपन्न कंपनियों 40% से अधिक विदेश शेयर वाली कंपनियों को उपलब्ध नहीं की गई। 1982 में फिर एक लाइसेंस नीति आई जिसमें थोड़ा सा और उदारता दिखाई गई। औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था के क्रियान्वयन में थोड़ी कमियां रहीं। उद्योग कहाँ स्थापित होगा, उद्योग के लिए स्थान का चुनाव कौन करेगा, ये सब थोड़ा स्पष्ट कम था। भूतकाल में भारत में औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली ने आवश्यक कार्यकुशलता से काम नहीं किया। यह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रही। इसमें निम्न कमियां बतलाई गईं। एक तो प्रतिस्थापित क्षमता और लाइसेंस शुदा क्षमता में अंतर पाया गया है। वास्तविक उत्पादन लाइसेंस शुदा क्षमता से अधिक पाया गया। जनता सरकार की जो औद्योगिक नीति आई 1977 में, उसमें लघु इकाइयों के लिए कहा गया कि सरकार ग्रामीण और छोटे नगरों में कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देगी। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेक्टर स्थापित किए गए। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने ग्रामीण व कुटीर उद्योगों की साख की व्यवस्था के लिए अलग से पृथक स्थायी स्थापित की। इसके लिए बिक्री, वस्तु मानकीकरण, किस्म नियंत्रण इत्यादि पर जोर दिया गया। फिर 1980 में कांग्रेस आई की औद्योगिक नीति आई। इसमें न्यूक्लियस या केंद्रस्थ संयंत्रों की स्थापना, लघु उद्योगों की परिभाषा में परिवर्तन किया गया। 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए टाइनी इंडस्ट्री के लिए, लघु के लिए 10 से 20 लाख रुपए, सहायक के लिए 15 से 25 लाख रुपए बढ़ाकर किया गया। अतिरिक्त लाइसेंस शुदा क्षमता को नियमित किया गया। स्वतः विकास की सुविधा दी गई। औद्योगिक रुग्णता की समस्या को हल करने के उपाय भी सुझाए गए और अच्छी टेक्नोलॉजी और अनुसंधान के लिए उसको बेहतर करने के अवसर दिए गए। फिर 1991 में नई औद्योगिक नीति आई जो कि बहुत ही रेवोल्यूशनरी ये स्टेप था आर्थिक सुधारों का। इस समय लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की नीति को अपनाया गया और लाइसेंस व्यवस्था में भारी परिवर्तन किया गया। बहुत सारे उद्योगों को लाइसेंस मुक्त किया गया और लाइसेंस की व्यवस्था केवल 15 उद्योगों तक सीमित कर दी गई ताकि देश में विकास तेजी से हो सके। फिर विदेशी निवेश और विदेशी टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारे समझौते किए गए ताकि बेहतर टेक्नोलॉजी को लाया जा सके। विदेशी टेक्नोलॉजी को लाने के लिए 51% इंडिया या इंडियन कंपनीज़ का शेयर रखते हुए 49% तक विदेशी कंपनियों को पहले सुविधा थी इक्विटी की, लेकिन वो 51% तक लाने की विदेशी कंपनियों की इक्विटी और प्रोजेक्ट्स को 51% के शेयर पर आने की सुविधा दी गई। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति नीति अपनाई गई कि सार्वजनिक क्षेत्र
उपक्रम जो है उपभोक्ता वस्तुओं और सेवा क्षेत्रों के लिए नहीं बल्कि बाहरी उद्योगों पर ही लागू होगा। सार्वजनिक क्षेत्रों की बिक्री शेयरों की बिक्री की भी व्यवस्था की गई। रुग्ण इकाइयों को हटाने की पॉलिसी लाई गई। फिर 1991 की जो औद्योगिक नीति थी उसके बहुत संभावित लाभ ये हुए कि देश का तेज़ी से विकास हुआ और लाइसेंस नीति, विदेशी निवेश नीति और बहुत 6 मुख्य सार्वजनिक उद्योग उनको लाइसेंस फ्री करना इत्यादि, इससे बहुत बड़े स्टेप्स लिए गए। इसके संभावित खतरे ये हो सकते थे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के योगदान में संदेह था, सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों के प्रति नीति सही नहीं थी। लेकिन 1991 में टाइनी और ग्रामीण उद्योगों के प्रति जो नीति अपनाई गई वो उनके बहुत विकास में सहायक हुई। लघु उद्योगों को बड़े उद्योगों के उपक्रम के इक्विटी में 24% हिस्सा ले सकेंगे ये कहा। और टाइनी क्षेत्र में प्लांट मशीनरी में निवेश 2 लाख से 5 लाख बढ़ाकर किया गया। साख संबंधी आवश्यकताओं को पूरी करने की बात की गई। टाइनी में श्रम कानूनों में रियायत इत्यादि दी गई। ये काफ़ी सारे स्टेप्स इसमें लिए गए। भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति जो है उसमें 2004-05 के भावों पर अगर हम देखें, पिछले वर्षों में औद्योगिक विकास की दरें काफ़ी अच्छी रहीं। 2007-08 में 9.3%, फिर 6.7, 8.4, 8.4, 6.9, 1.0 और 0.4। 2013-14 में पूरा विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजरा। ऐसे में देश ने आर्थिक मंदी न फेस करते हुए देश की अर्थव्यवस्था को मेंटेन रखा। ये बहुत बड़ी वैश्विक स्तर पर भी इसकी सराहना की गई। फिर इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ अपनाई गई। सार्वजनिक उपक्रमों में 2010-2011 में IOC, NTPC, ONGC, SAI नामक 4 उपक्रमों को महारत्न का दर्जा दिया गया और इनका क्षेत्र आगे बढ़ाया गया। उर्वरक उद्योग, सरकार औद्योगिक प्रदूषण को कम करने का प्रयास करना, सरकार एक राष्ट्रीय विनिर्माण नीति बनाना, इस सब का हिस्सा था। इस प्रकार ये बहुत सारी नीतियां हैं जो हमने बात की हैं जिनकी, इनको आप देख सकते हैं और ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगला टॉपिक हम कल